हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ अ सेल, मतलब सेल क्या होता है। सेल इज डिफाइंड एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसे हम एक घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ईंटें। ईंटों के बिना एक घर नहीं बन सकता। उसी तरह से सेल्स के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता है। तो सेल किसने सबसे पहले डिस्कवर किया? ये थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में एक पतला स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया और उसे सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर देखा। तो उन्हें क्या दिखाई दिया? उन्हें दिखाई दिया देयर आर कंपार्टमेंट्स, एंड उन कंपार्टमेंट्स का नाम उन्होंने क्या रखा? सेल्स। एंड दीज कंपार्टमेंट्स वेयर, ये कंपार्टमेंट्स कैसे थे? वो डेड सेल्स थे, मतलब मरे हुए सेल्स थे। और उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या कहा? सेल्स कहा। ठीक है, तो किसने सेल डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ब्रिक्स, बिल्डिंग में ब्रिक्स होते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं वो है सेल्स। सो सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम पढ़ते हैं कि सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी में खाली एक ही सेल होता है। उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब एक ही सेल्स के बने हुए हैं। तो इसका मतलब है उन सेल्स के अंदर क्या होता है? जैसे हमारा बॉडी तरह तरह के फंक्शन करता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग। फिर जब हमने खाना खाया तो वो खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है उसे हम बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद जब खाना डाइजेशन हो जाने के बाद वो ब्लड के सहारे एब्जॉर्ब हो जाता है और डिफरेंट जगह सेल्स के डिफरेंट बॉडी में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? खाना डाइजेस्ट होने के बाद। और फिर जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन भी हमारे हर एक सेल में पहुंचता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो खाना डाइजेस्ट हुआ किस फॉर्म में डाइजेस्ट होता है? ये ग्लूकोज के फॉर्म में डाइजेस्ट होता है। और ये ग्लूकोज ब्रेक करता है, टूटता है किसके प्रेजेंस से? ऑक्सीजन के प्रेजेंस से, और बहुत सारा एनर्जी निकलता है। इस एनर्जी की वजह से ही हम काम कर सकते हैं, हम खेल सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम कहीं आ जा सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं। तो हम खाना किस लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? ये जो खाना जब ब्रेक डाउन होता है, डाइजेशन के बाद, जब ब्रेक डाउन होने के बाद जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो आगे हम बढ़ते हैं तो हम शेप्स के बारे में बात करते हैं। शेप्स ऑफ द सेल। तो शेप्स, सेल के शेप्स तरह तरह के होते हैं। जैसे अमीबा का एग्जाम्पल हमने पहले भी बोला। तो अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, वो अपना शेप चेंज करता रहता है। जब भी उसे कोई खाना मिलता है तो वो एक फॉल्स फीट, जिसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, बना लेता है और खाने को अंदर ले लेता है। वैसे ही हमारे बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स इन ह्यूमन है, जो सिंगल सेल है, विच
विच कीप्स ऑन चेंजिंग द शेप, मतलब उनका भी शेप चेंज होता रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे साइज़ की, तो स्मॉलेस्ट सेल जो होता है उसका जो साइज़ होता है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर का होता है, और एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। और सबसे बड़ा सेल जो है वो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है, जिसका मेजरमेंट है 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर। ओके, एंड देन लेट्स स्टार्ट। अब हम दूसरा टॉपिक, इसी सेल से रिलेटेड दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हाँ, तो ईच ऑर्गन इज, हमारे बॉडी में जो सेल्स है, तो सेल्स से क्या होता है, सेल्स जुड़कर ये क्या बनाता है, टिश्यूज बनाता है। सो अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब ये टिश्यू का क्या काम है, टिश्यूज जुड़कर ऑर्गन बनाता है। फिर ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन, जैसे अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो उसमें क्या क्या ऑर्गन है, माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और चारों तरफ ग्लैंड्स भी, जैसे लिवर है, पेनक्रियास है। तो ये सब ऑर्गन्स हो गया। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो वो ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है। अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक सेल में, हर सेल में, हर सेल में क्या होता है, एक बाहर का मेम्ब्रेन होता है। एवरी सेल इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, मतलब हर सेल में एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं। तो एनिमल सेल में क्या होता है, खाली एक ही मेम्ब्रेन होता है जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और एनिमल सेल में बीच में, सेंटर पे एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो कि सेल के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। और ये क्रोमैटिन किससे बना हुआ है, ये क्रोमैटिन डीएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ है। और जब एक सेल डिवाइड करने लगता है तो ये क्रोमैटिन कंडेंस होता है, मतलब उसमें से जो पानी है वो बाहर निकल जाता है और वो फिर क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। तो हमें क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर हम क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाएंगे। कब पाएंगे, जब एक सेल डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, और एनिमल सेल में क्या क्या होता है, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल भी होता है। वैक्यूल जो एक सैक है जिसमें स्टोरेज का काम करता है। देन और क्या होता है, हर सेल में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, अंदर में ये सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। कौन से सेल ऑर्गेनेल्स के नाम हम डिस्कस कर रहे थे अभी, जैसे एनिमल सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, जैसे न्यूक्लियस हो गया, गोल्गी बॉडी, फिर वैक्यूल, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर लाइसोसोम, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल। तो ये सब सेल ऑर्गेनेल्स का नाम है और एनिमल सेल में पाया जाता है। अब हम ध्यान देंगे कि तो प्लांट सेल कैसा होता है। प्लांट सेल में भी एक सेल मेम्ब्रेन होता है और उसके बाहर क्या होता है, एक और लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। तो पहले हमने ये नहीं डिस्कस किया कि सेल मेम्ब्रेन बना किससे है। ये बना है प्रोटीन और लिपिड्स,
लिपिड्स फिर क्या होता है, आप पूछोगे लिपिड्स क्या होता है। लिपिड्स यानी जैसे हम बोलते हैं ऑयल, फिर हम बोलते हैं फैट्स, फिर हम बोलते हैं वैक्सेस, तो ये सारा मिलकर एक ग्रुप बनाता है, उस ग्रुप को हम बोलते हैं लिपिड्स। अब हम बात कर रहे थे प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है और उसके बाहर क्या होता है, एक सेल वॉल। तो अब ये मैं बताऊंगी कि सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है। सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है। सेल वॉल में क्या होता है, सेल्यूलोज, मतलब केमिकल कंपोजिशन सेल वॉल का क्या होता है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किससे बना होता है, बहुत सारे ग्लूकोज से बना होता है सेल्यूलोज। अब हम बात करेंगे कि वैक्यूल कैसा होता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में बीच में न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके जगह पर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। कहाँ पर, सेल के बीच में, जिसके वजह से जो न्यूक्लियस है वो कॉर्नर की तरफ चला जाता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है। और फिर प्लांट सेल में हम सुनते हैं कि पत्ते हरे हैं, क्यों है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिड का एक पार्ट है, प्लास्टिड का एक पार्ट है। तो प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। उसके बाद और क्या क्या होता है प्लांट सेल में, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होता है, गोल्गी बॉडी होता है। तो ये सब प्लांट सेल में पाया जाता है। और क्या, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फिर प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस क्या है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेल मेम्ब्रेन के तरफ होता है, क्योंकि बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। और एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में पाया जाता है। थर्ड डिफरेंस हम पढ़ेंगे कि प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल सेंटर पे होता है, लेकिन एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल पाया जाता है या वैक्यूल नहीं पाया जाता है। और क्या है, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाया जाता है और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। तो ये रहा प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि एक सेल क्या होता है, और सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिजम्स हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स आर, सारे लिविंग थिंग्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। सबके बॉडी में सेल्स होता है। कुछ लिविंग थिंग्स में एक ही सेल होता है जिसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, और कुछ में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसे हम मल्टीसेलुलर होता है। जबकि बहुत सारे सेल्स होते हैं तो उसके वजह से उनके बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, मतलब कि हमारे बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस है। जैसे लाइफ प्रोसेस, अगर हम जिंदा रहने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि हमारे बॉडी में डिफरेंट सिस्टम है और डिफरेंट सिस्टम ने एक एक अलग अलग काम ले लिया। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो ब्लड को सर्कुलेट करता है चारों तरफ, और जबकि जब ब्लड सर्कुलेट होगा तो सारे सेल्स को ग्लूकोज मिलेगा, खाना मिलेगा, उसके साथ उसे ऑक्सीजन भी मिलेगा। और जब हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग सिस्टम अगर हम बात करेंगे, जब हम ब्रीथ करेंगे तभी जाके ऑक्सीजन मिलेगा, और जब हम ब्रीथ इनहेल करेंगे तब ऑक्सीजन अंदर जाएगा, जब हम एक्सेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। तो इस तरह से ये डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब बॉडी में
सारे सेल सारे काम नहीं कर रहे, कुछ कर रहा है रेस्पिरेशन, कुछ कर रहा है ब्रीदिंग, कुछ कर रहा है रिप्रोडक्शन, कुछ कर रहा है एक्सक्रीशन मतलब हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनता है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे बॉडी से बाहर निकालना। जैसे गर्मियों में हमारे बॉडी में स्वेट होता है, तो गर्मी से स्वेट होने से नमक, एक्सेस ऑफ सॉल्ट और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर चला गया। नाक से हमें कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल रहे हैं। उसके बाद हम यूरिनेट करते हैं, है ना, टॉयलेट करते हैं, हम फीसेस निकालते हैं, हम यूरिनेट करते हैं। तो ये सब हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम। तो तरह तरह के सिस्टम्स हैं और तरह तरह के सिस्टम्स तरह तरह के काम कर रहे हैं। इसका मतलब है डिवीजन ऑफ लेबर। सो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वी गेट डिवीजन ऑफ लेबर। तो फिर हम फिर से मिलेंगे और बात करेंगे। मैं जानना चाहूँगी को आपको कैसा लगा। आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं समझ में आया।